विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। हिस्ट्री कर रहे थे हम शॉर्ट में, ठीक है। आज हमने करना है जहांगीर, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, ठीक है। 1605 से 1627। सबसे पहला पॉइंट यही याद करना है आपने, कब से कब तक। आंसर 1605 से 1627। नाम पूरा क्या? नूरुद्दीन, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो जहांगीर का जन्म कब हुआ? 30 अगस्त 1569। बहुत इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हल्का सा ध्यान रख लीजिए कि 1569 का है, ठीक है। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में जो शेख सलीम चिश्ती की कुटिया थी, वहां पर जन्म हुआ किसका? जहांगीर। मैंने आपको बताया था कि अकबर के बच्चे नहीं हो रहे थे, तो अकबर क्या किया? शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में गया, है ना, और वहां पर जाकर उसने क्या किया? क्या किया भाई? शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में आशीर्वाद प्राप्त किया। तब उसने कहा कि जो भी बच्चे होंगे मेरे आप ही की कुटिया में होंगे। तो जहांगीर भी कहां पर पैदा हुआ? शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में, ठीक है। माता का नाम वही आमेर के राजा भारमल की पुत्री मरियम उजमानी, हरकाबाई या जोधाबाई। यानी जहांगीर की माँ राजपूत थी। क्या थी? राजपूत माँ का पुत्र था, ठीक है। वैसा नाम मरियम उजमानी है, वैसा नाम क्या है? जोधाबाई। और वैसा नाम बचपन का नाम जो पहले का नाम है वो क्या? हरकाबाई। और आमेर का राजा भारमल वो पहला राजपूत है जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। आमेर का राजा भारमल पहला राजपूत शासक है जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। इतना समझ में आ गया? ठीक है। सलीम के जो मुख्य शिक्षक है वो कौन है? अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन है? अब्दुल रहीम खाने खाना कौन? बैरम खां का बेटा। किसका बेटा? बैरम खां का बेटा। अकबर के जो गुरु थे बैरम खां, उसका बेटा, ठीक है। पहला विवाह जो हुआ सलीम का वो 1585 में हुआ, ठीक है। 16 साल की उम्र में आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री, मैंने कहा था आपको कि आमेर के राजा भारमल के दो बच्चे थे, दो बच्चों को जानना है आपने, एक भगवान दास और एक जोधाबाई। जोधाबाई का विवाह हो गया अकबर के साथ, भगवान दास आ गया सेवा में, मुगल सेवा में। भगवान दास के दो बच्चे हैं, मान सिंह और मानबाई। मान सिंह आ गया मुगल सेवा में, मानबाई का विवाह हो गया किसके साथ? जहांगीर के साथ, ठीक है। अब क्या हुआ कि मानबाई को शाह बेगम का खिताब दिया किसने? जहांगीर ने। शाह बेगम मतलब पटरानी, सबसे बड़ी रानी जो है वो कौन थी? मानबाई, ठीक है। लेकिन मैंने कहा क्योंकि जहांगीर क्या था? शराबी था, अपनी बुरी आदतों को सुधारा नहीं, परेशान होकर मानबाई ने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली। क्वेश्चन बना कि जहांगीर की किस पत्नी ने अफीम खाकर आत्महत्या की? आंसर मानबाई ने, जिसको कि शाह बेगम का भी खिताब क्या था? प्राप्त था। इतना समझ में आ गया? जहांगीर और मानबाई का जो बेटा है वो है खुसरो। कौन है? खुसरो। इतना समझ में आ गया? ये खुसरो कौन है? क्योंकि जब भाई खुसरो का मामा कौन? मान सिंह। कौन? मान सिंह। मान सिंह का खास दोस्त कौन? मिर्जा अजीज कोका। कौन? अब मिर्जा अजीज कोका और मान सिंह ने कहा स्पेशल, भांजे जो जीजा जी हैं वो हैं शराबी। कौन? जहांगीर, ठीक है। इसका राजा बनना क्या नहीं लग रहा? ठीक नहीं लग रहा, इसने कर क्या? अप्रत्यक्ष रूप से बताया जाता है इतिहास में, लेकिन ये पक्का है कि मामा जी ने दो माँ के बराबर होते हैं, अपने भांजे के बारे में सोचा होगा कि ये आदमी तो है शराबी, ठीक, तो इसलिए भांजे को गद्दी पर बैठना चाहिए। तो खुसरो ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अब जब विद्रोह कर दिया तो कहा जाता है कि 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने इसको 2 लाख रुपए आशीर्वाद प्रदान किया। किसको? खुसरो को। बाद में फिर हुआ, लड़ाई बड़ाई हुई, खुसरो हार गया, खुसरो को अंधा करा दिया जहांगीर ने। क्या करा दिया? बाद में फिर इलाज कराया, फिर एक आंख सही हुई, एक आंख उसकी हमेशा के लिए चली गई। अब जहांगीर की दूसरी शादी होती किसकी? मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री। कौन? इनको जगत गुसाई बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? मनमती श्री बाई जी लाल साहिबा, क्या? जगत गुसाई, मनमती। तो एक बार कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन पूछा था कि शाहजहां की मां का नाम क्या था?
शाहजहां का जो बचपन का नाम है वो है खुर्रम। क्या नाम है? खुर्रम। क्या नाम है? खुर्रम। खुर्रम की माँ भी राजपूत है। खुर्रम की माँ भी क्या है? तो ये मोटा राजा उदय सिंह, कहाँ? मारवाड़। कहाँ? मारवाड़ के जो मोटा राजा उदय सिंह हैं, उनकी पुत्री जगत गुसाई, कभी कभी इसको जोधाबाई भी लिखा होता है किताबों में। एक जोधाबाई तो अकबर की पत्नी है, जगत गुसाई को भी कई जगह पर क्या लिखा होता है? जोधाबाई लिखा होता है। पर आपने जगत गुसाई या मनमती याद रखना, क्योंकि राजस्थानी जो नाम है उनका, बाई जी श्री लाल साहिबा मनमती करके पूरा नाम है उनका, बहुत लंबे नाम होते हैं, ठीक है, जगत गुसाई। अब इनका बेटा जो है वो है खुर्रम। जहांगीर और इनका जगत गुसाई का बेटा कौन है? खुर्रम। और खुर्रम ही आगे चलकर क्या बनता है? शाहजहां बनता है। क्या बनता है? शाहजहां बनता है। इतना समझ में आ गया? अब देखो, दोनों भाइयों में जो तेज है वो कौन है? खुर्रम। अब क्योंकि पिताजी ने आंख फुड़वा दी, पहले एक आंख सही करवा दी, ठीक है जी, तो बाद में शाहजहां हत्या करता है। किसकी? मतलब हत्या करवाता है किसकी? कहीं ले जाता है और हत्या करवा देता है किसकी? खुसरो की। इतना समझ में आ गया? अब मुगल सिख संबंध कब खराब होते हैं? मुगल सिख संबंध खराब होते हैं जहांगीर के समय में से, क्योंकि सिख गुरु, पांचवें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव की हत्या कर देता है कौन? जहांगीर। हालांकि हत्या जो होती है वो राजनीतिक कारणों से होती है कि तुमने मेरे बेटे को सहायता क्यों दी, आशीर्वाद क्यों दिया, ये तो देशद्रोही, मतलब ये तो राजद्रोही था ना, इसको आपने आशीर्वाद क्यों दिया, ये इसको बोलते हैं राजनीतिक कारण। क्या बोलते हैं? राजनीतिक कारण। अब देखो, जो गुरु नानक देव थे ना, वो हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते थे। सिख धर्म जो था वो हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या करते थे? बल देते थे। वो कहते सब समान है। क्या है? निरंकार ब्रह्म की पूजा करते हैं सिख धर्म में, ठीक है। और ये परंपरा चली आ रही थी, लेकिन जब गुरु अर्जुन देव की हत्या हो गई तो यहाँ से मुगल सिख संबंध खराब हो गए और आगे खराब होते चले गए। और फिर आप 9वें सिख गुरु पढ़ते हैं, कौन? गुरु तेग बहादुर। वहां पर तो और अति हो जाती है, क्योंकि औरंगजेब के समय में होते हैं वो। औरंगजेब था धर्मांध। क्या था? धर्मांध। भले ही उसे जिंदा पीर बोलते हो, भले ही उसे आलमगीर बोलते हो, लेकिन वो धर्मांध था। उसने गुरु 9वें जो सिख गुरु हैं गुरु तेग बहादुर पर क्या किया? दबाव बनाया कि आप क्या करो? इस्लाम स्वीकार करो। गुरु ने कहा कि सर दे दूंगा, सार नहीं दूंगा, सिर दे दूंगा। लेकिन तो फिर आपको पता ही है उनकी बड़ी निर्ममता से क्या की जाती है? हत्या की जाती है। तो वो धार्मिक कारणों से होती है। औरंगजेब ने जो गुरु तेग बहादुर की हत्या की, वो क्यों की? धार्मिक कारणों से। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। तो ये पता ही है आपको, खुर्रम की माँ का नाम मनमती। तो कौन बनेगा करोड़पति में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन कि खुर्रम की माँ, शाहजहां की माँ का नाम मनमती, ठीक है। और वैसे जगत गुसाई, वैसे क्या है? जगत गुसाई, ठीक है जी। अकबर के 2 पुत्र दानियाल और मुराद। अकबर के और भी बच्चे हुए बाद में, एक उनमें से दानियाल था, एक उसमें मुराद था। मुराद की जो मृत्यु हुई थी, मुराद जो था बड़ा नामुराद था। क्या था? नहीं बोलते? नामुराद मतलब इतनी शराब पी उसने कि अकबर पिता के रहते ही क्या कर दिया? मर गया वो, शराब पी पी के। क्या हो गया? मर गया। ठीक है जी। तो दानियाल और मुराद की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। अतः अकबर की मृत्यु के बाद 3 नवंबर 1605 को आगरा के किले में, कहां पर? आगरा के किले में कोरोनेशन हुआ सलीम का। इसका? सलीम का। सलीम मतलब जहांगीर, ठीक है। जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही आगरे के किले के, अब ये क्वेश्चन यूपी में पूछा गया कि जो न्याय की जंजीर है वो कहां पर लगाई जहांगीर ने? आंसर शाह बुर्ज, आगरा। आगरा के शाह बुर्ज से यमुना के तट तक एक पत्थर लगाया गया, उसमें जंजीर लगाई गई, सोने की जंजीर। उसको खींचकर कोई भी फरियादी क्या कर सकता था? न्याय की मांग कर सकता था। मैंने बताया था आपको, इल्तुतमिश के समय में भी थी ये प्रथा। शेर लगाए थे उसने दरबार के बाहर, उनके गले में सोने के घुंघरू थे, उनको बजाकर फरियाद मांग सकते थे। मैंने आपको बताया था रजिया के समय में लाल कपड़े पहनकर जाना पड़ता था दरबार में, क्या करने के लिए? न्याय मांगने के लिए। आप लोग न्याय मांगने आए हो आज? चलो ठीक है। तो लाल कपड़े पहन के जाना पड़ता था, क्योंकि रजिया जो थी वो लाल कपड़े पहन के गई थी जुम्मे की नमाज में। दिल्ली की जनता से उसने न्याय मांगा। उसने कहा देखो जी, क्या शाह तुर्कान जो इल्तुतमिश की वाइफ थी, उसने क्या कर दिया था? अराजकता, बिल्कुल जिसे बोलते हैं आतंक का शासन स्थापित कर दिया था। और रजिया का जो भाई था रुकनुद्दीन फिरोज, उसने भी आतंक का शासन स्थापित कर दिया था, बिल्कुल ही नालायक था। तो दिल्ली की जनता ने रजिया को खुद अपनी मर्जी से गद्दी पर बिठाया था। इतना समझ में आया?
तो अब यहां पर मैं बोल रहा हूं न्याय की जंजीर किसने लगाई? आंसर जहांगीर ने लगाई। कहां पर लगाई? आगरा के शाह बुर्ज से लगाई। कहां तक लगाई? यमुना के किनारे एक पत्थर तक लगाई। सोने की जंजीर थी, ठीक है। आज का टाइम होता तो सोने की जंजीर गायब हो जाती, उस समय क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो सोने की जंजीर से एक टुकड़ा भी लेके जाता उसकी खाल में भूसा भरवा के गेट पे टांग दिया जाता। न्याय व्यवस्था जो थी ना वो बड़ी खतरनाक थी। इस्लामिक न्याय व्यवस्था में तो आपको पता ही है, आंख के बदले आंख, क्या? आंख के बदले आंख, जान के बदले जान। हाँ, तो बड़ी ठीक है जी। तो फिर आपको पता ही है न्याय की प्रसिद्ध जंजीर किसने लगाई? जहांगीर ने लगाई, ठीक है। 60 घंटियां थी उसमें, कितनी? 60 घंटियां थी। अच्छा, इसने 12 घोषणाएं की। फिर जहांगीर ने क्या की? 12 घोषणाएं की। कभी कभी क्वेश्चन बना एक बार कि 12 अध्यादेश जारी करने वाला शासक कौन था? जहांगीर। अध्यादेश भी बोलते हैं कई बार, घोषणाएं भी बोलते हैं, प्रोक्लेमेशन भी बोलते हैं, ठीक है। जो जहांगीर की 12 घोषणाएं हैं वो आईने जहांगीरी कहा जाता है उन्हें। क्या कहा जाता है? आईने जहांगीरी। 12 घोषणाएं जहांगीर की, ठीक है। जहांगीर को गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले 1606 में खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। किसका? खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। आपको पता ही है गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी फिर बाद में, ठीक है। ये मैंने कहानी बता दी आपको, ठीक है। राजद्रोह का आरोप लगाया गया, फांसी की सजा दे दी गई, संपत्ति जब्त कर दी गई। एक क्वेश्चन पूछता है गुरु अर्जुन देव की समाधि कहाँ है? लाहौर में है। कहाँ है? लाहौर में है। और कमाल की बात है, इस जहांगीर को ये नहीं पता चला था कि एक दिन मेरा मकबरा भी कहाँ बनेगा? लाहौर में बनेगा। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? यानी गुरु अर्जुन देव को फांसी देने वाले का मकबरा भी कहाँ है? लाहौर में, ठीक है। चलो, तो खुसरो और जहांगीर के बीच जो युद्ध हुआ था वो जालंधर के निकट भैरावल का युद्ध बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? भैरावल का युद्ध बोलते हैं। खुसरो इसमें पराजित हो गया था। मैंने बताया अंधा करवा दिया गया था, कहानी पहले बता दी। फिर बाद में दोनों आंखें अंधी हो गई थी। फिर किसी क्या वैद्य से इलाज करवाया, एक आंख सही हुई, एक आंख शाहजहां द्वारा एक हत्यारे से बाद में उसकी हत्या करवा दी गई है। खुर्रम द्वारा उसकी हत्या करवा दी गई। जो खुर्रम था वो अपना रास्ता साफ कर रहा था। क्या कर रहा था? खुर्रम बहुत चालाक था भाई। कैसे? जहांगीर की एक पत्नी, आप सुनते होंगे नूरजहां, सुना है? देखो भाई, मानबाई सुन लिया आपने, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गुसाई सुन लिया। एक पत्नी उसकी है नूरजहां, और गजब का कैरेक्टर है नूरजहां। नूरजहां जो है ऐसा भी नहीं कि पहली पति, मतलब नूरजहां का पहला पति हो जहांगीर। नूरजहां का पहला पति शेर अफगान था। कहा जाता है कि जहांगीर ने ही मरवाया था किसको? शेर अफगान को। नूरजहां का जो पिता था वो एतमातुद्दौला था। मिर्जा गयास बेग बोलते थे उसको। क्या बोलते थे? मिर्जा गयास बेग। उसको मतलब शेर अफगान की हत्या करवाई किसने? जहांगीर ने। मिर्जा गयास बेग को मनसब दे दिया बढ़िया, ठीक है। और एक नूरजहां का भाई था कौन? आसफ खां, उसको भी बड़ा मनसब दे दिया। इतिहास में लिखा हुआ है कि ये मनसब उन्हें नूरजहां की वजह से नहीं मिले थे, उन्हें अपनी काबिलियत की वजह से मिले थे। पर यार, काबिल तो और भी लोग रहे होंगे, कई काबिल घूम रहे हैं, पर सबको नहीं मिल रहा है। जिनकी जान पहचान है उन्हीं को मिल रहा है ना सब कुछ। उस समय भी ऐसा रहा होगा, ठीक है ना। तो ठीक है जी, मिर्जा गयास बेग, एतमातुद्दौला, उसको भी मनसब दे दिया। नूरजहां के भाई कौन? आसफ खां, उसको भी बड़ा मनसब दे दिया। नूरजहां की जो बेटी थी पहले पति से, कौन? शेर अफगान से। उसने शेर मारा था इसलिए शेर अफगान बोलते थे उसको। लाडली बेगम। अब नूरजहां थी बड़ी चालाक, वो जानती थी कमजोरियां किसकी? जहांगीर की। जहांगीर की कमजोरी क्या थी? शराब। जिस आदमी ने लास्ट में ये बोल दिया हो कि शराब के प्याले हो, नूरजहां का साथ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और जिसने ये कह दिया हो कि नूरजहां के हस्ताक्षर मेरे हस्ताक्षर माने जाए, तो समझो क्या स्थिति रही होगी, ठीक है। यानी लिवर जो था वो पूरा डैमेज हो चुका था। किसका? जहांगीर का। जो मस्तिष्क था वो काम करना मेरे ख्याल से बंद कर दिया गया था। तो नूरजहां चाह रही थी कि मैं क्या बनूं अब इसके बाद? शासिका बनूं। इसलिए नूरजहां ने अपनी बेटी लाडली बेगम का विवाह शहरयार के साथ कराया, जिसको निकट्टू कहती थी जनता। क्या कहती थी? सबसे निकट्टू दामाद ढूंढा, इन्हीं में था, मतलब इन्हीं राजकुमारों में से था, मतलब खुर्रम का ही भाई था कोई, उससे शादी करा दी किसकी? लाडली बेगम।
तो जो खुर्रम है वो पहले नूरजहां के गुट में था। किसके गुट में? तो नूरजहां के गुट में पहले कौन कौन थे? नूरजहां का पापा था मिर्जा गयास बेग, नूरजहां का भाई था आसफ खां, खुर्रम भी था। कौन था? खुर्रम भी था। और इस गुट को क्या बोलते थे भाई? नूरजहां गुट को क्या बोलते थे? चेक करो जरा, एक अलग सा नाम था उस गुट का। हाँ, नूरजहां गुट को क्या बोलते थे? जैसे एक तो अकबर के समय पढ़ा आपने, है ना, अतगा खेल गुट। अब एक नूरजहां का जुनता गुट, इसको बोलते थे क्या? जुनता, जुनता गुट बोलते थे इसको। समझ में आ गया? अब क्या हुआ कि खुर्रम को लगा कि ये जो तीसरी मम्मी है ये क्या कर देंगी, मेरे को राजा बनाएंगी। तब तक तो साथ रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ कि आसफ खां की बेटी की शादी हो गई। किसके साथ? खुर्रम के साथ। खुर्रम मतलब शाहजहां। और आसफ खां की बेटी कौन है? अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको बोलते हैं क्या? मुमताज महल। अब शाहजहां की बेटी होगी तो शाहजहां का ससुर कौन हो गया? आसफ खां। तो आसफ खां अपनी बहन का साथ देगा या अपने दामाद का साथ देगा? अपने दामाद का साथ देगा, है ना, अपने दामाद का साथ देगा। इतना समझ में आ गया? धीरे धीरे क्या हुआ कि नूरजहां गुट से अलग हो गया। कौन? खुर्रम। और जहांगीर के समय में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था जिसको बोलते हैं महावत खां का विद्रोह। बड़ा ही ईमानदार आदमी, कौन? महावत खां। और महावत खां को हटाना चाह रही थी कौन? नूरजहां। महावत खां ने विद्रोह कैसे किया? ऐसे किया नहीं, हो गया वो, बस जिसे बोलते हैं। यानी टेंट में महावत खां ने नूरजहां, जहांगीर, राजकुमार, राजकुमारियां सब उसके गिरफ्त में आ गए। मतलब एक स्थिति ऐसी आई कि वो चाहता तो जहांगीर की भी हत्या कर सकता था, नूरजहां की भी हत्या कर सकता था, सारे राजकुमारों की हत्या करके खुद क्या बन सकता था? राजा बन सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया महावत खां ने। महावत खां ने क्या किया? राजकुमार पकड़े छोटे छोटे और उनको अपनी ढाल बनाकर जहांगीर को बताया कि मैं ईमानदार था, आपकी पत्नी ने क्या किया? मेरे पे गलत आरोप लगाए हैं। इतना समझ में आया? और राजकुमारों को ढाल बनाकर चल दिया वहां। और जब चल दिया तो खुर्रम बड़ा चालाक था। खुर्रम ने कहा यार, जो आदमी मेरा विद्रोह दबा सकता है, कभी खुर्रम का विद्रोह भी दबाया था उसने, जो आदमी जहांगीर का वो कर सकता है, क्या कैद कर सकता है जहांगीर को, बिल्कुल क्या, और उसके बाद भी हत्या नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये मेरे काम का आदमी है। उसके बाद उसने महावत खां को क्या किया? अपनी तरफ मिलाया। उसने कहा जब मैं राजा बनूंगा, कौन? खुर्रम यानी शाहजहां, जब राजा बनूंगा तो मुझे महावत खां की जरूरत पड़ेगी। किसकी? ऐसे ईमानदार लोगों की जरूरत तो पड़ती है, नहीं पड़ती? ईमानदारी की हर जगह क्या होती है? कद्र होती है। समझ में आ गया? यानी ये सोचो, जिसने खुर्रम के विद्रोह को दबाया वही उसको क्या कर रहा है? हाथ खोलकर स्वागत कर रहा है कि भाई मेरे साथ आ जा। आप पापा के साथ रहने की या पापा मम्मी के साथ रहने की जरूरत नहीं है, तीसरी चौथी मम्मी जो भी रही होंगी वो उसकी। समझ में आ गया? एक इसकी माँ भी थी, नूरजहां की माँ, असमत बेगम था उसका नाम। एक बार पूछा गुलाब से इत्र निकालने का आविष्कार किसने किया? आंसर असमत बेगम ने किया। किसने किया? असमत बेगम ने किया। आजकल जो ये बालिकाएं बोल रही है ना लहंगा वगैरह, ये कहा जाता है कि नूरजहां ने अपने विवाह के अवसर पर एक विशेष पोशाक बनाई थी जिसको नूर महली कहते थे। क्या कहते थे? कुछ ऐसा करके पोशाक बनाई थी। उस जमाने में वो पोशाक जो थी बड़ी पॉपुलर हुई थी। वहां से भी क्वेश्चन बना, लेकिन मैंने कहा पहले पूछे जाते थे ऐसे प्रश्न, अब नहीं पूछे जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। सब्जेक्ट में पूछे जाते थे परेशान करने के लिए, ठीक है? तो लहंगा बोलते हैं उसको शादी वाले दिन। तो उस तरह की उससे भी बढ़िया पोशाक बनाई थी। उस जमाने में तो हीरे मोती जड़े उठते थे, है ना। और सोने के तारों से क्या होता था ड्रेस पर? क्या बोलते हैं उसको? कढ़ाई। कढ़ाई का काम किया जाता था सोने के तारों से, सोने और चांदी के तारों से, ठीक है। तो चलो जी भाई, अब साम्राज्य विस्तार पे चलते हैं। खुसरो पराजित हुआ, ये बता। जहांगीर ने एक बहुत बड़ी गलती की थी भाई अपने समय में। मैंने आपको बताया भी था कई बार। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछेगा, अकबर का मित्र था अबुल फजल। मित्र क्या था? वैसे तो क्या था कि कर्मचारी था, लेकिन मित्र जैसा था। कौन? बड़ा दुख हुआ था अकबर को। अबुल फजल की हत्या करवाई थी किसने? जहांगीर ने, ठीक है। तो उससे अकबर बहुत दुखी हुआ था। और कहा जाता है कि अंतिम समय में किसी मित्र की हत्या उसका बेटा ही करवा दे अगर, तो दुख ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो वीर सिंह बुंदेला से करवाई थी उसने। ओरछा सरदार वीर सिंह देव बुंदेला से
हत्या करवाई थी जहांगीर ने किसकी? अबुल फजल की। और अबुल फजल वो आदमी था जिसने उसको बचपन से देखा था जहांगीर को, और अकबर को भी पूरा भरोसा था कि ये समझा देगा किसको? जहांगीर को समझा देगा कि भाई विद्रोह मत कर, मेरे बाद क्या तू नहीं तो बनना है राजा। लेकिन बच्चों के अंदर वो नहीं होता था, क्या बोलते हैं इनके मुगल राज, पेशेंस नहीं होता, वो जल्दी जल्दी क्या करना चाहते थे? गद्दी प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, ऐसा वाकया हम देखते हैं औरंगजेब के समय में। औरंगजेब मरा ही नहीं, 80 साल पार हो गए, बच्चे बूढ़े हो गए। क्या हो गए? बच्चे बूढ़े हो गए, पेशेंस खत्म हो गया बच्चों का, कंफर्म हो गए हो कि पिताजी ने मरना तो है नहीं, गद्दी मिलनी नहीं है। इसलिए औरंगजेब के 4 बेटे थे, उसमें कौन बना था? कौन बना था? बहादुर शाह फर्स्ट, शाह आलम फर्स्ट के नाम से जब गद्दी पर बैठा, मुअज्जम था, कौन था? मुअज्जम शायद। कहते हैं 62 साल, 60 साल से ऊपर का था वो। 60 साल रिटायरमेंट की एज होती है। 60 के बाद जब वो गद्दी पर बैठा, औरंगजेब का बेटा, लेटर मुगल तभी तो बोलते हैं बेवकूफ हैं सारे, क्यों? क्योंकि अपने बाप दादाओं जैसे नहीं है। तो शाह बेखबर, उसका नाम क्या रखा जनता ने? क्यों रखा? भाई 60 साल के बाद सपने पूरे करने थे, शराब पीनी थी, पीते पहले भी होंगे, लेकिन राजा के रूप में जो एक प्रोटोकॉल मिलते थे उस जमाने में, है ना। और शाह बेखबर यानी शासकीय कार्यों से बेखबर। जब उसको बोला जाता था महाराज, वो कहता था बस नो, डू नॉट डिस्टर्ब, ग्रेट माइंड एट वर्क, ग्रेट माइंड एट वर्क, डू नॉट डिस्टर्ब। ठीक है, चलो साम्राज्य विस्तार देखते हैं। भाई जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही 1605 में शहजादा परवेज के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ विजय के लिए भेजी। मेवाड़, और कोई जगह नहीं मिली थी इसे। कौन सी जगह मिली? मेवाड़। सीधे राजपूतों से टकरा रहा है, और राजपूत भी कौन? कौन भाई? राणा अमर सिंह, जो झुकने के लिए तैयार नहीं। मतलब ये ऐसे लोग थे, बेटे भेज देंगे दरबार में, मुगल दरबार में, खुद नहीं जाएंगे। क्या नहीं करेंगे? संधि भी होगी तो अपनी शर्तों पे होगी, भले ही मुगल हो सामने। संधि होगी तो हमारी शर्तों पर होगी, और उसमें नुकसान जो होगा, मतलब फायदा जो होगा वो इन्हीं को होगा ज्यादा। किनको? राजपूतों को। मुगलों को उतना फायदा नहीं। मुगल सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ भाई संधि हो गई है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जहांगीर ने सबसे पहले शहजादा परवेज को भेजा, ठीक है, मेवाड़ पर। लेकिन क्या हुआ? देवल दर्रे के पास एक युद्ध हुआ, कोई निर्णय नहीं निकला। उसके बाद जहांगीर ने 1608 में महावत खां को भेजा। किसको भेजा? 1613 में उसने खुर्रम को भेजा। किसको? शाहजहां, आगे चलकर जो शाहजहां बनेगा। ठीक है, 1615 में राणा अमर सिंह और मुगलों के बीच तब एक संधि हो गई खुर्रम के जाने से, क्योंकि इनके मनसब होते थे बहुत ऊंचे। किसके? राजकुमारों के। तो खुर्रम के जाने से प्रभाव पड़ा, महावत खां के जाने से भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा था। ठीक है, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल रहा था, बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। 1615 में राणा और मुगल युद्ध तब तक के लिए समाप्त हो गया जब तक कि औरंगजेब ने अपनी धर्मांध नीति के कारण राजनीति को पुनः संघर्ष के लिए बाध्य नहीं किया। ये मतलब तब तक शांति बनी रही मेवाड़ के साथ जब तक औरंगजेब अपनी धर्मांध नीति के साथ नहीं आता है। अगर औरंगजेब अपनी धर्मांध नीति के साथ ना आता तो मुगल साम्राज्य का भी पतन ना होता। ठीक है, उसकी धर्मांधता ही मुगल साम्राज्य के पतन का क्या बनी? कारण बनी। जिन राजपूतों ने मुगल साम्राज्य को क्या किया था? स्टैब्लिश किया था, वो फिर धीरे धीरे क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, राणा अमर सिंह और मुगलों के बीच में संधि हुई। भाई तो संधि की शर्तें पूछता है। नंबर 1, राणा अमर सिंह ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? कहने के लिए किया खाली, मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। राणा ने कहा मैं खुद नहीं आऊंगा, मेरा बेटा करण आएगा मुगल दरबार में। कौन आएगा? करण सिंह आएगा, मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, तो अपने बेटे को भेज दिया। जहांगीर ने मेवाड़ का समस्त भूभाग एवं चित्तौड़ का किला राणा को वापस कर दिया। तो काहे की संधि भाई? ठीक है, सारा भूभाग भी वापस कर दिया, लेकिन शर्त यह थी कि चित्तौड़ के किले को मरम्मत नहीं की जाएगी। मरम्मत करने का मतलब होता है युद्ध की तैयारी। किले की मरम्मत करने का मतलब क्या होता है? युद्ध की तैयारी। तो उसने कहा मरम्मत नहीं करोगे, ले लो आप वापस, लेकिन अब क्या नहीं करोगे? जहां तोप के गोले लगे हुए हैं वहां लगे रहेंगे। ठीक है, राणा अमर सिंह ने इस संधि के परिणाम स्वरूप आत्मग्लानि के कारण अपने सिंहासन अपने पुत्र, फिर भी इतना होने के बाद भी आत्मग्लानि हुई। किसको? अमर सिंह को। उसने कहा यार अब नाक मतलब थोड़ा नीची हो गई, मूछ। क्या हो गई? मूछ जो है वो नीची हो गई। इतिहास में दर्ज हो गया कि मैंने संधि कर ली। इसलिए उसने अपने पुत्र युवराज करण सिंह को गद्दी सौंपी। नौ चौकी नामक एकांत स्थान पर जाकर अपना शेष जीवन क्या किया? व्यतीत किया।
ठीक है। कुछ लोग अपने सिद्धांतों के साथ जीते हैं, इसके साथ सिद्धांतों के साथ, उनके लिए सिद्धांतों के साथ समझौता करना मृत्यु से भी क्या होता है, खतरनाक होता है। इसलिए वो लोग सिद्धांतों से क्या नहीं करते, समझौता नहीं करते। और अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको अपने जीवन में कुछ सिद्धांत लाने पड़ेंगे। क्या लाने पड़ेंगे? सिद्धांतहीन जीवन पशुओं के होते हैं। किसके होते हैं? पशुओं के। तो अब आपके ऊपर है कि आप क्या बनना चाहते हो। समझ में आया? जहांगीर ने राणा अमर सिंह और उसके पुत्र करण सिंह की संगमरमर की 2 मूर्तियां बनवाकर आगरे में अपने राजमहल के उद्यान में रखवाई, ताकि याद रहे, सनद रहे कि किससे टकराया था। किससे टकराया था? अमर सिंह से, और उसका बेटा करण सिंह। और करण सिंह भी अगर दरबार में गया होगा तो मुझे नहीं लगता कि झुका होगा, बैठा होगा बिल्कुल तलवार रखकर। इसको बोलते हैं क्या, एक वो होता है क्या, एक ऑरा होता है ना, जो उस तरह के लोग जो होते हैं उनको जल्दी से कोई झुका भी नहीं सकता। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा ही ऑरा एक थे, राजकुमार। कौन थे? सुना है? उनका ऑरा शुरू से लेकर लास्ट तक वैसा ही रहा। जल्दी से कोई उनसे डरते थे बात करने से। कब वो क्या डायलॉग दे दे और कब वो क्या कर दें, हाथ चला दें, किसी को पता नहीं होता। तो मैंने कहा इस तरह से वो जीते हैं कुछ लोग, ठीक है ना। और सच्चे लोग जो होते हैं उनसे सब डरते हैं। अगर आप सच्चे हैं, अगर आप अधिकारी हैं, और आप ईमानदार हैं और सच्चे हैं, आपने किसी की एक चाय तक नहीं पी रखी, तो बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा जो लीडरशिप होगी वो आपका क्या करेगी? सम्मान करेगी। और अगर आप अगर बेईमान हो तो आप जूते भी साफ करोगे और तस्मे भी बांधोगे लोगों के। समझ में आया? इतना मत गिरना भाई कभी। चलो आगे। जहांगीर की दक्षिण विजय। जहांगीर की दक्षिण विजय। मुगलों की दक्षिण विजय में सबसे बड़ी बाधा कौन था? अहमदनगर का। मैंने बताया था, अहमदनगर सुना है आपने? जब मैं बहमनी साम्राज्य पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था आपको, बहमनी साम्राज्य के कुछ टुकड़े हुए थे। बरार हुआ था, बीदर हुआ था, अहमदनगर हुआ था, बीजापुर हुआ था, गोलकुंडा हुआ था। तो मैंने कहा था अहमदनगर की निजाम शाही, गोलकुंडा की कुतुब शाही और बीजापुर की आदिल शाही। और मैंने कहा था बरार और बीदर जो थे वो तो मिल गए थे इन्हीं साम्राज्यों में क्योंकि वो कमजोर थे, लेकिन ये 3 जो थे बड़े खतरनाक थे। बहमनी के खंडरों पर 5 मुस्लिम साम्राज्यों का जो उदय हुआ था, उन्होंने मुगलों को पूरी टक्कर दी। खासकर 3 लोगों ने, 3 मुस्लिम साम्राज्यों ने। किसने? अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है। तो अहमदनगर को कौन मिलाएगा? जहांगीर नहीं मिला पाएगा अपने साम्राज्य में। कौन मिलाएगा अहमदनगर को? शाहजहां। कौन मिलाएगा? और मैंने आपको याद कराया था कि औरंगजेब क्या करता है? बीजापुर और गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिलाता है। दक्षिण के मुसलमानी जो साम्राज्य हैं उसमें अहमदनगर को कौन अपने साम्राज्य में मिलाता है? शाहजहां। और बीजापुर और गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिलाता कौन? फॉर्मूला भी बताया था, गोभी होती है आजकल, गोभी चल रही है, तो उल्टा बोलना है आपने, गोभी का उल्टा बीगो। पहले बीजापुर को मिलाया औरंगजेब ने, फिर गोलकुंडा को मिलाया। इतना समझ में आ गया। और शिवाजी के पिताजी याद हैं? शाहजी भोंसले। माँ याद है? जीजाबाई। तो शिवाजी के जो पापा थे कौन? एक बार क्वेश्चन बना, कहाँ नौकरी की? तो अहमदनगर में भी नौकरी की और बीजापुर में भी नौकरी की। इतना समझ में आया। और औरंगजेब शिवाजी के साथ क्यों समझौता करना चाहता था? क्योंकि वो इन साम्राज्यों पर क्या करना चाहता था? शिवाजी की सहायता से इन साम्राज्यों को अपने समझ में हासिल करना चाहता था। बट शिवाजी थे भाई, मैंने आपको बता ही दिया। जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र, है ना? हाँ, पहाड़ी चूहा कहा था औरंगजेब ने। क्या कहा था? क्यों? क्योंकि जितने भी किले थे अंदर ही अंदर सुरंग थी। आप अगर नैननगर जाओगे तो शिवाजी निकल जाते थे नीलकंठ। आप नीलकंठ का घेरा डालोगे तो शिवाजी निकल गए वो उधर। कहाँ? कौन से वाले में? पठार है ना, पठारी क्षेत्र है वो निकल के सुरकंडा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपने सुरकंडा का घेरा डाला, वो निकल के चंद्रबदनी। तो पहाड़ी चूहा इसलिए बोला औरंगजेब ने। राजा की भी उपाधि दी शिवाजी को। किसने? औरंगजेब ने। अगर शिवाजी जिंदा रहते, अगर 80 में ना मरते, 27 साल और उनको उम्र दे दी जाती ऊपर वाले द्वारा, तो मेरे ख्याल से औरंगजेब को पहले ही क्या कर देते? टेंशन से तो मार ही देते। ठीक है, तनाव से। चलो, तो भाई मलिक अंबर अहमदनगर का एक बड़ा योग्य वजीर था। मलिक अंबर अबिसीनियाई था, ये इथियोपिया का था। कहाँ का था? इथियोपिया का था, अबिसीनिया का था, है ना।
एक कासिम ख्वाजा नामक व्यक्ति ने बगदाद से खरीदा था इसको गुलाम के रूप में, और उसके बाद अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह जो था उसके योग्य मंत्री मीरक दबीर के हाथों क्या कर दिया था, बेच दिया था। और यही बच्चा आगे चलकर क्या बना, मलिक अंबर बना। और मलिक अंबर बहुत योग्य था। अहमदनगर को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला अगर कोई वजीर हुआ तो वो कौन था, मलिक अंबर। ठीक है। एक और था मलिक राजू, मलिक अंबर और मलिक राजू। मलिक राजू जो था वो योग्य सेनापति था, मलिक अंबर जो था वो वजीर था। तो अहमदनगर को भाई कैप्चर नहीं कर पा रहे थे, तो जहांगीर ने क्या किया, 1617 में खुर्रम को अहमदनगर अभियान पर भेजा और स्वयं मांडू पहुंच गया। मतलब बाप बेटे दोनों को जाना पड़ा अहमदनगर के लिए। बाप राजा था, उसको भी जाना पड़ा और बेटे को भी भेजा खुर्रम को। ठीक है। तो क्या हुआ, किंतु बीजापुर के शासक की मध्यस्थता के कारण अहमदनगर और मुगलों के बीच क्या हो गई, संधि हो गई। तो जहांगीर ने संधि के फलस्वरूप ही खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। क्वेश्चन पूछा यूपी में कि शाहजहां की उपाधि कब दी गई थी, आंसर अहमदनगर में जो सफलता मिली थी संधि करने की। तो क्या बोला गया, शाहजहां। अब खुर्रम क्या बन गया, पूरे जहान का शाह, मतलब पूरे जहां का राजा। शाहजहां मतलब पूरे जहां का शाह। ठीक है। और बीजापुर के शासक को फरजंद, क्या कहा, फरजंद की उपाधि, फरजंद बोलते हैं बेटा, फरजंद मतलब बेटा। 1621 में जहांगीर ने क्या किया, अपना दक्षिणी अभियान समाप्त किया, क्योंकि इसके बाद 1623 ईस्वी में शाहजहां का विद्रोह हो गया। अब शाहजहां ने विद्रोह कर दिया। शाहजहां समझ गया मम्मी जो हैं कौन, नूरजहां और मेहरुनिशा बहुत चालाक है ना, वो अब शासन को कैप्चर करने वाली हैं। पिताजी तो शराबी हैं, वो तो अब आउट ऑफ कवरेज एरिया हो गए हैं। तो अब नूरजहां ना कर दे कहीं क्या साम्राज्य कैप्चर, इसलिए शाहजहां को क्या करना पड़ा, विद्रोह करना पड़ा। अब इस विद्रोह को कौन दबाता है, महावत खां। कौन दबाता है, महावत खां। और महावत खां के नंबर बढ़ जाते हैं साम्राज्य में। अब नूरजहां कहती है यार इसने तो खुर्रम के विद्रोह को दबा दिया। ये खुर्रम वही खुर्रम है जिसने अहमदनगर को संधि करने के लिए बाध्य कर दिया। इसका मतलब महावत खां और पावरफुल हो गया। तो महावत खां के पीछे पड़ गई नूरजहां। समझ में आया जो मैंने कहानी बताई थी थोड़ी देर पहले। हाँ, तो मैं लिखे हुए के हिसाब से बता देता हूं ताकि क्या हो कि आप अपने मेंस के हिसाब से भी पॉइंट बना सको। ठीक है ना। वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, मैं बता दूंगा। प्रशासन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कला, साहित्य, इन पे ज़्यादा ध्यान देना आपने। ठीक है। ये कहानियाँ नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं होती कि इसकी माँ ये है, उसके बेटे वो, ये अब नहीं चलता है, पहले चलता था। तो क्या हुआ भाई, 1623 ईस्वी में शाहजहां ने विद्रोह कर दिया। 1626 में महावत खां का विद्रोह हो गया। महावत खां का विद्रोह क्यों हुआ बता दिया मैंने। ठीक है। दक्कन की ओर ध्यान देने का अवसर ही प्राप्त नहीं हो सका। मलिक अंबर ने टोडरमल की भू राजस्व प्रणाली को अपनाया था। भूमि की नाप करवाई थी, पैदावार के रूप में 1/3 भाग लगान के रूप में लेता था। ठीक है। टोडरमल वही जो आईने दहसाला अकबर के समय, उसी चीज को फॉलो कर रहा था कौन, मलिक अंबर। और मलिक अंबर को कौन फॉलो करता है, कौन करते हैं, शिवाजी। मलिक अंबर की दो चीजें लेते हैं वो, एक गुरिल्ला युद्ध पद्धति और एक रैयतवाड़ी व्यवस्था। हाँ, यही है वो मलिक अंबर इथियोपिया का। समझ में आया। तो मुगलों के युद्ध के जानता था ना मलिक अंबर, वो अबिसीनिया का था। अरे भाई गुरिल्ला होते हैं क्या वहां इथियोपिया में, गुरिल्ला देखो कहां होते हैं। दरअसल अफ्रीका में घात लगाकर हमला करते थे। उसने वही स्ट्रेटेजी किसके विरुद्ध चली, मुगलों के विरुद्ध। उसने कहा मुगलों की इतनी बड़ी सेना का आमना सामना नहीं कर सकते हम, हमें क्या करना पड़ेगा, छोटी छोटी टुकड़ियां लेकर गुरिल्ला युद्ध पद्धति, घात लगाकर हमला करना पड़ेगा। होते हैं कहां पर, इथियोपिया में। हाँ, तो अब देखो ना, इंसान अपने ज्योग्राफी से सीखता है। किससे सीखता है, भूगोल से सीखता है। हाँ, भूगोल बताता है क्या, भूगोल क्या बताता है, क्या बताता है भाई, भूगोल स्ट्रेटजी बताता है आपको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है। तो मुगलों के युद्ध के दौरान मलिक अंबर ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और उसने बड़ी संख्या में मराठों को सेना में भर्ती किया। उसको पता था मावल प्रदेश जहां कुछ नहीं होता है, जहां क्या नहीं होता है, गारे वाली भूमि है, वृष्टि छाया प्रदेश है, बारिश नहीं होती है। एक तरफ बारिश होती है उधर वेस्टर्न घाट के,
सह्याद्री के एक तरफ बारिश होती है, एक तरफ होती नहीं है। तो नहीं होती है तो लूटपाट में क्या थे वहां के लोग, माहिर थे, लड़ाई झगड़े में माहिर थे। उसने कहा ये सेना में भर्ती होने लायक है, तो मावल प्रदेश के लोगों को उसने भर्ती किया। शिवाजी की सेना में भी मावल प्रदेश के ही लोग थे। कहाँ के? मावल प्रदेश के लोग थे। तो इसीलिए आज भी मुंबई में सुना होगा कि अगर कोई गुंडा होता है तो उसको मवाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये थोड़ा सा जेनेटिक सा होता है उनके कि क्या करना, चुपचाप आएंगे, फायर, गोली मार दी, मवाली। किसने मारा? मवाली ने मारा। की आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। क्या मवाली जो होगा वो आमने सामने की लड़ाई नहीं होते हैं, गुरिल्ला युद्ध पद्धति में माहिर होते हैं। दक्षिण भारत की में लूटमार वाली लड़ाई की को वर्गीगिरी कहा जाता था। दक्षिण भारत में लूटमार वाली लड़ाई को क्या कहते थे? वर्गीगिरी। आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कैसा रहा होगा वो जमाना। लूट पाट मार काट जिसे बोलते हैं, है ना। आज तो युद्ध फिर भी ठीक है, गोली लगी और क्या हो गया, शहीद हो गया आदमी। उस जमाने में तलवारों से कटते थे भाई। इस सिर के आर पार क्या है, तीर चला गया, यहां से चला गया और यहां निकल गया और घर आ रहे हैं, वैद्य जी के पास जा रहे हैं कि वैद्य जी तीर निकालो। सोचो ना, खुद सोचो आप कैसा युद्ध रहा होगा। मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध मलिक अंबर से पहले मेवाड़ राणा प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, बुंदेलखंड के हिंदू राजाओं और अफगानिस्तान के कबीलाई जातियों ने अपनाया था। महाराणा प्रताप को भी क्या करना पड़ा था? गुरिल्ला युद्ध करना पड़ा था। वो समझ गए थे कि क्या इतनी बड़ी सेना आमने सामने की लड़ाई में संभव नहीं है, और उन्होंने अपना साम्राज्य प्राप्त कर लिया था लास्ट तक। ठीक है। मलिक अंबर ने अबिसीनिया से अरबों और जंजीरा के सीदियों की सहायता से एक शक्तिशाली नौसेना स्थापित की। ये जो सीधी लोग थे पानी में ही पैदा होते थे, वहीं मरते थे, वहीं परिवार चलता था उनका, जहाजों में ही रहते थे ये सीधी लोग। ठीक है। आज भी अगर आप मक्का मदीना वाली यात्रा पे जाओगे तो सोमालिया के समुद्री दस्यु दिखेंगे आपको। क्या दिखेंगे? सोमालिया के जो समुद्री दस्यु होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं, छोटी सी बोट पे आते हैं और बड़े बड़े जहाजों को क्या कर देते हैं। कई पिक्चरें बन चुकी हैं उस पर, क्या बन चुकी हैं। ठीक है। और ये वही जगह है, ब्लैक हॉक डाउन देखना, एक पिक्चर असली घटनाओं पे आधारित है। अमेरिका के हेलीकॉप्टरों को क्या गिरा दिया था सोमालिया वालों ने। वो तो शुक्र है कि यूएन की जो शांति सेना थी उसमें पाकिस्तानी सैनिक थे, वो जानते थे कैसे निपटना है इनसे। तब जाके क्या हुआ कि भारतीय सैनिकों ने और शायद पाकिस्तानी सैनिकों ने तब कैप्चर किया। अमेरिका को ऐसा हो गया था कि अपने पायलटों को मार दिए थे उन्होंने, क्योंकि वहां पर जब दंगे होते हैं तो खाली पुरुष नहीं होते हैं, महिलाएं, बच्चे सब आते हैं, और उनको ये मालूम नहीं था कि इतना असला होगा सोमालिया के लोगों के पास। तो ब्लैक हॉक डाउन एक पिक्चर देखना। कौन सी? और नेशनल ज्योग्राफी पे भी है वो। नेशनल ज्योग्राफी पे डॉक्यूमेंट्री टाइप की बनी हुई, उस पर एक पिक्चर बनी ब्लैक हॉक डाउन। ब्लैक हॉक जो था वो हेलीकॉप्टर था, किसका? किसका? अमेरिकन्स का। अमेरिकन्स ने पानी भी नहीं भरा था, उन्होंने कहा अभी तो जा रहे हैं, अभी आते हैं 5 मिनट में। 5 मिनट कई दिनों तक क्या फंस गए वहां अंदर। समझ में आया? चलो जी, फिर आगे क्या हुआ? जंजीरा के सीधियों की सहायता से एक शक्तिशाली नौसेना स्थापित की। जहांगीर के राज्यकाल की एक उल्लेखनीय सैनिक सफलता 1620 ईस्वी में उत्तरी पूर्वी पंजाब की पहाड़ियों में स्थित कांगड़ा के दुर्ग पर अधिकार करना था। कौन सा? कांगड़ा के दुर्ग पर अधिकार करना। क्लियर हो गया? जहांगीर के शासनकाल में 1622 में फारस के साथ, फारस मतलब ईरान, फारस मतलब ईरान के शाह ने कांधार को मुगलों से छीन लिया। कांधार हाथों से निकल गया। कांधार क्या हो गया? हाथों से निकल गया। जहांगीर के शासनकाल में 1623 में शाहजहां के विद्रोह को दबाने का मुख्य श्रेय किसको जाता है? महाबत खां को जाता है। ठीक है। 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर की मृत्यु हो गई और उसे लाहौर के निकट शाहदरा, शाहदरा एक दिल्ली में भी पड़ता भाई है, शाहदरा, शाहदरा बस वाले चिल्लाते हैं, एक शाहदरा आपका लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा वहीं पर है। कहां पर? नूरजहां को पेंशन दे दी गई थी, बोला गया था आप भी लाहौर चले जाएं और वहीं पर अपने पति के मकबरे को क्या करें, मतलब वहीं रहें आप। ठीक है ना? ठीक है। रावी नदी के तट पे है लाहौर। किस नदी के तट पर है? कभी जब यहाँ दरोगा का पेपर हुआ था तब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाहौर किस नदी के तट पर है? आंसर रावी नदी के तट पर। ठीक है।
जहांगीर की धार्मिक नीति में, जहांगीर धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु नहीं था। क्या नहीं था? शराबी असहिष्णु नहीं होते हैं। कारण क्या होता है? वो नशे में रहते हैं। काहे की असहिष्णुता? जो आदमी, इनके अगर आप पैटर्न पढ़ेंगे तो सुबह से लेके शाम तक कभी नाच गान है, कभी मतलब हरीशचंद्र वर्मा या इस तरह की जब आप किताबें पढ़ते हैं तो इनकी जो दिनचर्या है वो अजीब सी है। मतलब खाना है, नृत्य गान देखना है, पीना है, खाना है, नृत्य गान देखना है, खाना है, पीना है, इस तरह की। समझ में आ रहा है? तो अब कहां से होगा असहिष्णु? क्योंकि क्या है, नशे में है। ठीक है। कौन नशे में नहीं है? औरंगजेब नशे में नहीं है, क्योंकि इस्लाम के नियमों को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? और इस्लाम में शराब वर्जित है। और क्यों वर्जित है? क्यों वर्जित है इस्लाम में? बताओ। इस्लाम में इसलिए वर्जित है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर शराब पियोगे तो अल्लाह को प्यारे हो जाओगे। भाई इस्लाम कहां से आया? अरब से आया ना। तो उतनी गर्मी में अगर कोई शराब पिएगा तो मरेगा। क्या होगा? मरेगा। जैसे हाई एल्टीट्यूड पर, माउंट एवरेस्ट पर अगर कोई शराब पिएगा तो मरेगा। जब बहुत एल्टीट्यूड पर आप होते हैं तो वहां पर साफ निर्देश होते हैं कि आपने अल्कोहल नहीं लेना है। खारदुंगला पास में अगर आप शराब पियोगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हो सकता है आपको हेलीकॉप्टर से क्या करना पड़े। नहीं पी जाती है। तो कुछ जगहों पर प्रोहिबिटेड होती है, इसलिए धर्म में क्या है? मना है शराब पीना। अब वो धर्म चल पड़ा इधर को, पर वो मैंने कहा वो नियम चलता रहा कि इस्लाम में शराब क्या है? हराम है। क्या है? वर्जित है। इस्लाम में दफनाते हैं लोगों को। क्यों दफनाते हैं? अरे भैया लकड़ी कहां से लाएंगे? रेगिस्तान में जंगल होते हैं क्या? वहां नहीं होते हैं, इसलिए दफनाते हैं रेत में। और ऊपर से कब्र बनाने की प्रथा क्यों है? क्योंकि आदमी को दफना दिया तो कोई भी जानवर आकर क्या कर सकता है? खोद के उसको खा सकता है। इसलिए उसके ऊपर पत्थर रखना या कोई ना कोई कब्र बनाना क्या है? जरूरी है। आपके देश में हरा भरा, आप गंगा यमुना के दोआब के लोग, आपके यहाँ हरियाली, मानसून, हिप्पालुस ने खोज की थी मानसून की, मानसूनी वर्षा, हरा भरा, है ना। लकड़ियां ही लकड़ियां। लकड़ियां भी क्या कि बड़े लोग तो चंदन की लकड़ी पे जलाए जाते हैं। यहाँ पर लकड़ियां हैं तो जलाएंगे, पंच तत्वों में विलीन करेंगे। तो ज्योग्राफी के हिसाब से क्या होता है? नियम बनते हैं। क्या बनते हैं? पर्दा क्यों है महिलाओं के लिए? क्योंकि उस गर्मी में आप बिना मुंह ढके और बिना वो क्या नहीं निकल सकते। इवन जब सारा डेजर्ट में आप जाओगे तो आपको तो कंबल ओढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज्यादा स्वेटिंग हो गई तो मरने, आदमी किससे मरता है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या? सारा नमक निकल गया शरीर का। क्या निकल गया? इसीलिए तो खान लोग जो होते हैं, कौन? पठान जो होता है, अगर आपका नमक खा लिया तो नमक हरामी नहीं करेगा कभी, क्योंकि वो लोग नमक की कीमत जानते हैं। अब आप लोगों के यहाँ क्या है? समुद्र तट पूरा नमक ही नमक, है ना। उत्तराखंड में नहीं होता था नमक। उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था थी वो बंद अर्थव्यवस्था थी। मतलब सब कुछ वहीं उगाते थे, सब वहीं होता था। शहद भी होता था, मधुमक्खियां होती थी, गुड़ वुड़ चीनी वीनी का कंसेप्ट नहीं था, चाय नहीं पीते थे पहले लोग यहाँ। ठीक है। सब कुछ यहाँ होता था, सिर्फ एक चीज नहीं होती थी, नमक। तो नमक जो होता था बकरों में ले जाया जाता था यहाँ से। किसमें? बकरों में। और नमक की कमी होती थी उत्तराखंड में भी। नमक खाना जरूरी है। और आयोडीन युक्त नमक तो जाता नहीं था, गारे वाला जाता था। इसलिए उत्तराखंड में एक बीमारी होती थी, गलगंड बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। समझ में आया? तो पुराने जो लोग थे उनको गले ऐसे हो जाते थे। समझ में आ गया? तो धीरे धीरे क्या हुआ? परिवहन सुविधाएं बढ़ गई और देश का नमक जा रहा है, आयोडीन युक्त नमक जा रहा है। समझ में आ गया? तो कई चीजें ऐसी हैं। अब आप बोलते हो कि जी उल्टे उस पे बना रहे हैं। अरे भाई मैक्सिमम हीट को, थोड़ी बहुत जो लकड़ी है, मैक्सिमम हीट जो है वो क्या करनी है? उसी में करना है सब। तो उल्टे कड़ाए पर रुमाली रोटी बनाई जाती है। ऐसे नहीं बना सकते हमारी तरह की रोटी बनाई, चूल्हे में रखी, फिर कोयले में रखी, जब तक फुल्का नहीं बना तब तक खाएंगे नहीं उसको। ऐसा हमारे पर लकड़ियां हैं, वहां नहीं है लकड़ियां। वहां तो जल्दी रखना है, पतला सा बनाना है, रुमाली रोटी बनानी, निकालनी, उसको टुकड़े करने, लो भाई। और मांस खाना जरूरी है, क्योंकि वहां भेड़ होती है। क्या होती है? तो भेड़ मिलेगी डेजर्ट में, तो भेड़ मिलेगी तो भेड़, और क्या बैल मिलेगा तो बैल, ऊंट मिलेगा तो ऊंट। समझ में आया कि नहीं आया?
तो मैंने कहा जो परंपराएं होती हैं किसी भी जगह पर वो भूगोल तय करता है। कौन तय करता है? भूगोल तय करता है। समझ में आ गया? चलो जी आगे बढ़े। कितने मिनट का हो गया? तो धार्मिक नीति क्या करूं, बाद में बताऊं, अगले वीडियो में बताता हूं। थोड़ा सा सुन लो। रक्षाबंधन मनाता था ये कौन? जहांगीर। कलाई पर राखी भी बंधवाता था। दिवाली के दिन जुआ भी खेलता था, इजाजत भी दे रखी थी। खुद शराबी था, लेकिन शराब पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जहांगीर ने। ये बड़ी बात है। एक राजा का दायित्व होता है क्या, कि वो भले ही सुखी हो ना हो, लेकिन उसकी प्रजा क्या होनी चाहिए? सुखी होनी चाहिए। जैसे भूटान के जो जिंगमे सिंगमे नामग्याल वांगचुक थे, 26 जनवरी को एक बार उन्हें बुलाया गया, भाई पड़ोसी देश है हमारे, और उन्होंने अपने देश में स्मोकिंग बैन कर रखी थी। क्या बैन कर रखी थी? और खुद चेन स्मोकर थे। पत्रकार ने पूछ लिया प्रश्न, भाई आप तो खुद चेन स्मोकर हो और आपने अपने देश में स्मोकिंग बैन कर रखी है। तो उन्होंने कहा मैं महात्मा गांधी नहीं हूं। महात्मा गांधी ने तो पहले खुद गुड़ छोड़ा था, तब बच्चे को बोला था बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए ज्यादा, मतलब मीठा नहीं खाना चाहिए ज्यादा, है ना। मतलब कोई माता आई कि बापू जरा ये बच्चा बहुत मीठा खाता है, इसको मना कर दो। उन्होंने कहा 10 दिन बाद आना। 10 दिन बाद बच्चे को एक बार बोला कि बेटा ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। तो उसकी माताजी ने पूछा, बच्चे की माताजी ने, आपने ऐसा 10 दिन पहले भी तो बोल सकते थे। उन्होंने कहा भाई मैं भी ज्यादा खाता था, पहले मैंने छोड़ा तब बोला। तो वांगचुक ने कहा कि भाई मैं गांधी भी नहीं हूं, और दूसरा राजा का कर्तव्य, क्योंकि मैं राजशाही में हूं, राजा का कर्तव्य है कि प्रजा सुखी रहे। राजा भले ही क्या हो, हमारे पास पैसा है, हम इलाज करा लेंगे, या नहीं भी करा पाएंगे तो क्या है, भोग चुके। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जहांगीर ने भी खड्डे खुदवाए, उसमें शराबियों को डलवाया ताकि क्या हो, और उन्हें कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा। और कई दिनों बाद जब उनके पास पूछा गया कि हाँ भाई सबक मिला, उन्होंने कहा हाँ जी मिल गया सबक, बस थोड़ा सा क्या शराब दे दो। मतलब कई दिनों, तो वो भी नहीं रोक पाया इसको। अकबर ने भी कोशिश की, जहांगीर ने भी कोशिश की, है ना। तो ये समस्या। दूसरा, पुरुषों का कान छिदवा, मूल्यवान रत्न पहनने का फैशन बन गया था जहांगीर के। कुंडल पहनता था शायद जहांगीर। क्या पहनता था? कुंडल पहनता था। तो ये फैशन चलते रहेंगे। कभी बोलेंगे क्या कुंडल पहन रखा है, कभी कुंडल क्या रहेगा, फैशन में रहेगा। क्या रहेगा? तो जहांगीर भी क्या पहनता था? बड़े कुंडल पहनता था, लेकिन और सोने के। किसके? सोने के। इतना समझ में आ गया। तो ये थोड़ी देर में मैं बताता हूँ आपको धार्मिक नीति के बारे में। वैसे थोड़ा सा ही रह गया है, पर चलो 45 मिनट।